हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? होप सो कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नारीवाद पे। तो इसी में मैंने इसका एक और अलग एस्पेक्ट लेके इसको डिस्कस करने का प्रयास किया है, धर्म सुधार आंदोलन और नारी। अच्छा, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कम से कम मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, खुशी होगी क्योंकि सामने से तो हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने कमेंट के ज़रिए मुझे बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग एक दूसरे के टच में हैं और आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन और नारी। तो धर्म सुधार आंदोलन और नारी, एक्चुअली जिस समय यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुए तो धर्म सुधार आंदोलन ने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रभाव डाला। ठीक है, तो ये कैसे नहीं हो सकता था कि वो नारियों की स्थिति पर भी प्रभाव डाले। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन का महिलाओं की स्थितियों पर भी प्रभाव पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन ने बहुत सारे परिवर्तनों को जन्म दिया। एक बड़ा परिवर्तन था विवाह, और विवाह एक संस्था के रूप में स्थापित हुआ और उसे क्लर्जी यानी कि पुरोहितों के लिए भी एक आवश्यक संस्था माना गया। लेकिन विवाह की स्थिति ने नारियों के ऊपर क्या प्रभाव डाला, विवाह का जो स्टेटस है उसने, तो विवाह ने नारी असमानता को बढ़ावा दिया, क्योंकि विवाह में पति और पत्नी दो हैं और पति जो है वो पुत्र सत्तात्मक समाज का वाहक है। और यहाँ पर भी ये माना गया कि जो नारी है उसकी जीवन का, उसके सामाजिक जो एक सहभागिता है, उन सब चीज़ों के लिए जो मानदंडों का निर्धारण करेगा वो पुरुष करेगा, यानी उसका पति करेगा। नारी के लिए वही पति परमेश्वर, यानी ईश्वर के बाद पति को एक बड़ा दर्जा दिया गया। तो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक स्थिति को नियंत्रित करने का काम पतियों ने करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन के दौर में जहाँ पर बहुत सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, महिलाओं की स्थितियों को अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जो है वो एक पितृ सत्तात्मकता जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी। पुरुषों की जो निरंकुशता है उसमें 1540 से 1640 का जो दौर था इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है, एक निरंकुश सत्तात्मक एक वर्ग के रूप में पुरुष जो है वो यहाँ पर स्थापित हो रहे थे। और धर्म सुधार आंदोलन ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधारों को जन्म दिया, जीवन के तरीकों को, संस्कृति को बदलने का प्रयास किया और नारियों के लिए नए आदर्शों की अपेक्षा की गई, उनसे नए आदर्श स्थापित किए गए। कि कौन से आदर्श थे जरा देखिए, सेवा, त्याग, पवित्रता, आत्मसमर्पण, सहिष्णुता, विनय, क्षमा, धैर्य, लज्जा, संयम, इन सब चीज़ों को 16वीं शताब्दी में ये सारे वो मानदंड थे जिन्हें महिलाओं के लिए आवश्यक माना गया। ठीक है, कि ये वो सारे आदर्श हैं जो एक महिला के लिए ज़रूरी हैं और प्रत्येक महिला के अंदर इन गुणों का होना आवश्यक है। अब ये जो सारे गुण हैं उनमें तर्क कहीं नहीं आ रहा, विज्ञान कहीं नहीं आ रहा है कि उसको विज्ञान की समझ होना चाहिए, उसको तार्किक होना चाहिए, उसे थोड़ा सा मुखर होना चाहिए, या उसकी स्वतंत्रता कहीं भी नहीं आ रही है। एक्चुअली महिलाओं की स्वतंत्रता को नए आदर्शों के द्वारा नियंत्रित करने का बड़ा अच्छे ढंग से प्रयास किया गया। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो धर्म सुधार आंदोलन है उनमें नारी की जो आर्थिक आत्मनिर्भरता है उसमें कमी आई है। और नताली डेविस, जिनका मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ और बहुत अच्छी नारीवादी लेखिका हैं, इन्होंने लेकिन ये जरूर कहा है कि जो शहरी जीवन था उसमें महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलापों में भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, शहरी जीवन में तो वो उसके दस्तावेज भी हैं, न्यायिक दस्तावेजों से भी पता चलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे उनसे भी पता चलता है कि महिलाएं बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व थीं। ठीक है, तो महिलाओं की जो आर्थिक आत्मनिर्भरता उसमें कमी आई, लेकिन कुछ लेवल पर महिलाएं काम कर भी रही हैं। यानी ओवरऑल एक परसेंटेज देखा जाए तो ज़्यादातर महिलाओं की आत्मनिर्भरता में अगर कमी आएगी तो हम उसे इससे मान लेते हैं कि कमी आ रही है। ठीक है, परसेंटेज के बेस पे। अच्छा, इस समय अगर हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने भी जो शिक्षा की बात चल रही थी कि देखिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जो बड़े बड़े विचारक हैं, थिंकर हैं, समाज में परिवर्तन लाने वाले लोग हैं, तो एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर उनकी एक्चुअली क्या सोच है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। तो मार्टिन लूथर ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा दी जानी ज़रूरी है। बड़ा अच्छी बात है, लेकिन कौन सी शिक्षा, यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर महिलाओं को उसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिस तरह की शिक्षा पुरुषों को दी जाती है।
लेकिन राजनीति और चर्च में उनकी भागीदारी बिल्कुल ही अनुचित है। इसका मतलब है मार्टिन लूथर ने भी मान लिया कि बौद्धिक स्तर महिलाओं का जो है वो पुरुषों की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मार्टिन लूथर का भी एक मुद्दा समझ में आ गया है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो जितने भी सुधार किए जा रहे हैं यहाँ समाज में, सुधारों के नाम पर महिलाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाने लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि महिला में की भावना सेवा भावना होनी चाहिए, वो पति की सेवा करे यानी अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर रही है, त्याग करे यानी अपनी इच्छाओं को दबाए फिर वो त्याग करे। पवित्रता, यौनिकता बहुत बड़ा मुद्दा है, यौनिकता का यानी महिला की पवित्रता, उसकी यौनिकता बिल्कुल सुरक्षित उसको रखना चाहिए, उसे अपनी यौन इच्छाओं को उजागर नहीं करना है, वो बिल्कुल नियंत्रित रहे। क्योंकि ज़्यादातर जो विचारक हैं उन्होंने इस बात को एक बहुत बड़ी कमी बताया कि जो महिलाएं होती हैं वो उच्च श्रृंखल होती हैं और उनका अपनी यौनिकता के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है और इसलिए वो गलत कर्मों में लिप्त हो जाती हैं। तो इस चीज़ की बात हो गई यहाँ पर कि वो पवित्रता को बनाकर रखें यानी उनकी यौनिकता का वस्तुकरण कर दिया गया। एक जो नारी है उसकी यौनिकता पर उसका अधिकार नहीं है, उसे अपने पति के लिए अपने आप को पवित्र करके रखना है। आत्मसमर्पण, सहिष्णुता, आत्मसमर्पण यानी उसे अपनी इच्छाओं का, अपनी सारी चीज़ों का पति के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। सभी के साथ उसे अच्छे से बात करना आना चाहिए, विनम्रता उसका गुण होना चाहिए, क्षमा करना उसको आना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, लज्जा होना चाहिए, संयम होना चाहिए। यानी जहाँ पुरुष अपनी बहुत सारी इच्छाओं को बड़ा आसानी से अभिव्यक्त कर देते हैं, वहीं महिलाओं को पुरुषों की जो एक इच्छाएं हैं, उनकी समाज में जो स्थिति है, उन सबका वो वाहक बने और उसे ओवरऑल मेंटेन करने का काम करें। एक्चुअली ये जो जितने भी गुण हैं, उन गुणों में ये अपेक्षा है कि महिलाएं पुरुषों के सारी स्वतंत्रताओं को मेंटेन करें अपने इन सारे गुणों के जरिए। क्योंकि अगर वो विरोध करेंगी तो वहाँ पर उनका जो एक वैवाहिक जीवन है उसमें अस्थिरता आ जाएगी और उससे पुरुषों को फिर उसको मेंटेन करना है तो उन्हें अपने आप को सुधारना होगा। लेकिन पुरुषों की सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं है। महिलाओं के ऊपर इतने सारे आदर्शात्मक जो ये सारी शर्तें हैं उनको लाद दिया गया कि वो अपने आप को कंट्रोल करने का काम करें। तो राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी ना के बराबर रखी गई और उसकी कोई बात ही नहीं की गई। उनको कैसे मतलब उनका घर के अंदर ही सारी चीज़ें होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। मैरी वाइजनर ने कहा है कि नारी विषय के अध्ययन तो बड़ा, ठीक है, वो कहते हैं कि 17वीं शताब्दी का जो दौर है इस समय नारी विषय का अध्ययन बढ़ा, उस पर लेख बढ़े, उस पर लिखना शुरू हुआ, इतिहासकारों ने सारी चीज़ें की हैं। लेकिन इस लेखन में भी नारी के अवगुणों पर बहुत ज़्यादा चर्चा की गई। अवगुणों पर चर्चा, जैसे नारियां वाचाल हुआ करती हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा बोलती हैं, ठीक है, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, उनके अंदर विवेक नहीं होता है, ओ ये तो एक बोझ है, इन्हें तो दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, पति के ऊपर निर्भर रहना है, तो पति जो भी बाहर कर रहा है उससे उन्हें मतलब नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा ऑब्लाइज हो जाती है कि भाई उनका पालन कर रहा है उनका पति। तो ये महिलाओं के अवगुण हैं, ठीक है, कि उनके अंदर बुद्धि नहीं है। अच्छा, वो यौनिकता पर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं अपनी, तो इस बात के लिए उनकी आलोचना होती है। तो वो वाचाल होना, उनका उनका स्वतंत्र, अगर कहीं पर भी वो स्वतंत्र है तो उच्च श्रृंखल हो जा रही हैं, इस बात के लिए उनकी आलोचना होना। तो महिलाओं का जो है वो थोड़ा सा जो लेखन बड़ा है, लेखन में सकारात्मकता नहीं, थोड़ी अवगुणों पर नकारात्मकता को लिए हुए लेखन ज़्यादा दिखाई देता है। मैरी वाइजनर ने इस बात को उठाया है कि महिलाओं के दुर्गुणों पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो धर्म सुधार आंदोलन ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात भी हो रही है कि उनको शिक्षा दी जाए, ठीक है, और उनकी भागीदारी भी समाज में बढ़ाई जाए। लेकिन ये सैद्धांतिक स्तर पर है, व्यवहारिक स्तर पर नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक और मुद्दा मैं आपको बताती हूँ, 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति का दौर चल रहा है, विज्ञान की बात चल रही है, कहीं पर भी मतलब तर्क है, लॉजिक है। पुरुषों के लिए देखिए कहाँ पर क्या कहते हैं कि बुद्धिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वैज्ञानिक क्रांति का दौर चल रहा है, अंधविश्वासों को खत्म करने की बात चल रही है। और यूरोप में 17वीं शताब्दी में बड़ा ही अमेजिंग है कि हम किसको देख रहे हैं, डायनों को वहाँ पर देखा जा रहा है, यानी कि महिलाओं को जादू टोना ये सब बड़ा तेजी से चल रहा है, ठीक है। और कुछ महिलाओं को माना जाता है कि शैतान या पिशाच उनको घेर लेते हैं, वो उनके साथ उनको अपने बस में कर लेते हैं और ऐसी महिलाएं डाइन हो जाती हैं, वो समाज में दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है, इसलिए उनको पकड़कर मार दिया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उन्हें बहुत सारे उनके साथ जो है बदसलूकी की जाती है, मारा पीटा जाता है उनको और कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है।
तो क्या शैतान और पिशाच पुरुषों को प्रभावित नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक जो पितृसत्तात्मकता है उसने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि महिलाओं का बौद्धिक स्तर कम होता है, ठीक है, महिलाएं उतनी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होती, उनका बौद्धिक स्तर कम होता है, तो उनका बौद्धिक स्तर कम होने की वजह से पुरुषों की अपेक्षा जो शैतानी ताकतें हैं वो महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नारियों को ही दबाए जाने का प्रयास किया गया, महिलाओं को दबाने का प्रयास किया गया। तो यूरोप में, आधुनिक यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन ने बहुत सारे नारियों के मुद्दों को जहाँ पर उठाया, उजागर किया, बहुत सारे लोगों को सोचने के लिए विवश किया कि उनकी स्थिति में सुधार आना चाहिए, उनकी शिक्षा की स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में। लेकिन ये जो सोच थी, ये जो एक वहाँ पर जो मुद्दे थे वो बड़ा ही सीमित दायरों में थे, ठीक है। वहाँ पर इससे ज़्यादा अगर व्यावहारिक स्तर पर देखें तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब दिखाई देती है और पितृसत्तात्मकता उसके ऊपर भी हावी दिखाई देती है, ठीक है। तो धर्म सुधार आंदोलन और नारी यानी उनकी क्या भूमिका रही आपने समझ लिया। ओवरऑल आत्मनिर्भरता में कमी आई है क्योंकि जो है यहाँ पुरुषों ने अपनी पितृसत्तात्मकता को बढ़ावा दिया, महिलाओं को घर के अंदर उनकी जिम्मेदारियों को घर के अंदर रखने का ज़्यादा प्रयास किया कि जो महिलाएं हैं वो घरेलू जिम्मेदारियों को बड़ा संयम के साथ निभाएं, बच्चों के ऊपर ध्यान दें, बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, उनको नैतिक बनाने पर ध्यान दें। माँ की भूमिका महत्वपूर्ण कर दी, बहन की भूमिका महत्वपूर्ण कर दी, पत्नी की भूमिका महत्वपूर्ण कर दी। लेकिन एक औरत की अपनी जो नैसर्गिक महत्ता है उसको काफ़ी कम कर दिया गया। और ये जितनी भी महत्ताएं हैं, जितने भी उसके महत्व हैं, एक माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, जितने भी निर्धारित किए गए सारे के सारे पुरुष सत्तात्मक समाज के द्वारा निर्धारित किए गए। तो ये वो दौर था जब नारी का एक एक्चुअल, उसके अंदर की जो महिला है उसकी क्या स्वतंत्रताएं हैं, क्या इच्छाएं हैं और क्या उसकी एक्चुअल टैलेंट है वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि उन सब के लिए सीमाएं निर्धारित कर दी गई। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे बताइए ज़रूर ताकि मुझे ये लगे कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दों पे करूँगी मैं। अभी मेरा एक अगला वीडियो नारियों पर ही है जो उदारीकरण और शिक्षा उदारीकरण तथा शहरीकरण, ठीक है, औद्योगिकरण, शिक्षा और उदारीकरण, इन सब चीज़ों का महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, शिक्षा, औद्योगिकरण और शहरीकरण, ठीक है। बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।